1 जून 2001 को नेपाल के शाही परिवार के 9 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि शाही परिवार के युवराज थे, जिन्होंने राजा रानी के समेत अन्य 7 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। कहानी जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसके पीछे कई सवाल रह जाते हैं, जैसे कि क्या उस कत्लेआम में दूसरे देशों का हाथ है, या फिर जब घटना के दौरान सुरक्षाकर्मी वहां उपलब्ध थे तो वो वहां पहुंचे क्यों नहीं। साथ ही साथ राजा के जो भाई थे वो घटनास्थल पे नहीं थे, उनका परिवार था और उनके परिवार को कुछ क्यों नहीं हुआ। इन्हीं कुछ सवालों का जवाब आज हम टटोलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मुकुंद और आप देख रहे हैं क्राइम बोर्ड। आज हम नेपाल के शाही परिवार के हत्याकांड के बारे में बात कर रहे हैं, जहां राजा रानी के समेत अन्य 7 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल राज परिवार में एक ट्रेडिशन था, वो सब महीने में 2 बार एक साथ मिलते थे, खाना खाते थे, जश्न मनाते थे। 1 जून को नारायण हिती पैलेस में जो हुआ उसकी खबर किसी को नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। दरअसल उस पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के बेटे दीपेंद्र शाह पर थी। वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। वो खुद बार बार चीज़ों की जानकारी ले रहे थे, कौन आया कौन नहीं आया। पार्टी शुरू होने के साथ ही साथ उन्होंने पीना शुरू कर दिया। लगातार उन्हें पीते देखकर किसी को कुछ ताज्जुब नहीं हुआ। सबको मालूम था कि दीपेंद्र खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नशा कर लेने के कारण उनकी हालत खराब हो जाती है, वो उल्टियाँ करने लगते हैं। तब उनके कज़न उन्हें आराम करने के लिए अंदर कमरे में ले जाते हैं। अंदर ले जाने के 40 मिनट के बाद दीपेंद्र अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में बाहर आते हैं। एक हाथ में राइफल और दूसरे में मशीन गन लेके आते हैं। लोगों को ऐसा देखकर कुछ हैरानी नहीं होता है, क्योंकि सबको पता था कि दीपेंद्र को बंदूक का कलेक्शन रखना पसंद है। लेकिन अचानक एक गोली सीधे कमरे के हॉल के छत पर जाकर लगती है, जो दीपेंद्र ने चलाई थी। पहले राजा वीरेंद्र की ओर बंदूक करके फायरिंग करते हैं, फिर मशीन गन चलाना शुरू करते हैं, जिसमें उनके भाई बहन, साथ ही साथ महारानी ऐश्वर्या, सबकी मौके पे मौत हो जाती है। फिर दीपेंद्र खुद को गोली मार लेते हैं। राजा वीरेंद्र समेत 9 लोगों की मौत महज 2 से 2.5 मिनट में हो जाती है। काठमांडू की हवा काले सन्नाटे सी खामोशी से भरी हुई थी। खबर आग की तरह फैली, एक भयानक आग, अविश्वसनीय। दीपेंद्र नाम गूंजा, एक सवाल, एक इनकार एक साथ लपेटा हुआ। दीपेंद्र युवराज, उत्तराधिकारी, जो राजवंश को आगे बढ़ाने वाले थे। यह सिर्फ 9 लोगों की मौत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा उम्मीद टूटा था। वहाँ के लोग राजा से बहुत ही सुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि उनका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। उस रात नारायण हिती पैलेस को खून से लाल कर दिया गया था। राजा वीरेंद्र के पूरे परिवार को गोली से छलनी कर दिया गया था। हर तरफ मातम और सन्नाटे थे, और सवाल जो पूछ रहा था कि किस वजह से इतना दरिंदगी से उनकी हत्या कर दी गई, क्या कारण रही होगी। लोगों की निगाहें राजा के छोटे भाई ज्ञानेंद्र पर गई। वो वहाँ नहीं थे, लेकिन उनका बेटा पारस तो था अपने फैमिली के साथ, उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। ये बात लोगों को गले से नीचे उतर नहीं रही थी। ये कैसा इत्तेफाक है कि बाकी के लोग मर गए और सिर्फ ज्ञानेंद्र की फैमिली बच गई। फिर एक बात और फैली, ज्ञानेंद्र सत्ता चाहते थे, वो खुद राजा बनना चाहते थे। वीरेंद्र के मरने के बाद जबकि वो राजा बने भी, तो सबको ये लगा कि क्या ये सिर्फ एक महज साजिश थी। फिर एक अधूरी प्रेम कहानी को कत्लेआम की वजह बताई गई। असल में युवराज दीपेंद्र 1987 से 1990 के दौरान इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे, और उसी दौरान उनकी मुलाकात दिव्यानी से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों में प्यार हो गया। आगे चलकर वो शादी का फैसला करते हैं, लेकिन दीपेंद्र के घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं। ये कहकर ज्योतिष ने कुंडली देख के बताया है कि अगर दीपेंद्र की शादी दिव्यानी से होती है तो उनका कोई वारिस नहीं होगा। दीपेंद्र को ये सारी बातें महज एक बहाना लगता है, और कहा जाता है इससे नाराज होकर उन्होंने ये कत्लेआम किया। फिर नेपाल के गोरखा साम्राज्य के संरक्षक पूजनीय बाबा गोरखनाथ की कहानी। लगभग 300 साल पुरानी बात है। नेपाल के गोरखा जिले के घने जंगल में उस समय के राजा पृथ्वी नारायण शाह की मुलाकात एक संत से हुई।
संत ने घने जंगल में दही खाने की मांग की। राजा ने जल्दी दही का इंतजाम कर दिया। दही खाने के बाद संत ने बचे हुए दही राजा को दिया और खाने के लिए कहा। जूठा दही देखकर राजा को गुस्सा आया। अनादर के भाव से उसने उस दही के कटोरे को लिया और मुंह के करीब ले जाकर छोड़ दिया। दही का कटोरा नीचे गिरने के साथ साथ राजा के दोनों पैरों के अंगुलियों पे दही लग जाता है, जिसे देख के संत को गुस्सा आता है। उन्हें उनका आचरण पसंद नहीं आता है और फिर राजा के पैरों की अंगुली की तरफ देखकर वो ये कहते हैं कि जितने अंगुली तुम्हारे पैरों में है उतने वंश तक ही तुम्हारा राज परिवार शासन कर पाएगा। और 11 जून 2008 को शाही परिवार के महाराज ज्ञानेंद्र ने राजमहल खाली कर दिया। इस तरह महाराजा पृथ्वी नारायण शाह की 11वीं पीढ़ी को नेपाल से विदा लेनी पड़ी। एक बात और सामने आई। राजमहल में तैनात आर्मी के एक स्टाफ ने नेपाली पत्रिका जिसका नाम न्याय पत्रिका था उससे उसने एक ऐसा खुलासा किया जो सबको चौंका दिया। उसने बताया कि युवराज दीपेंद्र पहले ही मर चुके थे। उसने लाश देखा था। उनके पीठ पे 6 गोली और बाजू पे 1 गोली लगी थी। अगर दीपेंद्र पहले मर चुके थे तो फिर ये सब किया किसने? चूंकि इस थ्योरी को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि युवराज दीपेंद्र की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। इलाज के दौरान शाही परिवार के जो डॉक्टर थे उसे उनसे नहीं मिलने दिया गया था। ऐसी कई थ्योरी सामने आई, लेकिन सवालों के चक्रव्यूह में फंसी हुई धुंधली सी, जिसकी जानकारी तो सब जानते हैं लेकिन कुछ भी ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये थी क्राइम बोर्ड की एक और पेशकश। हम आपके लिए लाते हैं क्राइम से जुड़े हुए कुछ सुलझे सी कहानी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, क्योंकि कहानियों का जादू सब पे चलता है। नमस्कार।